स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में हिंदी वंश शासकों की यूथिडेमस वंश के विषय में चर्चा कर चुके हैं और हम ये भी चर्चा कर चुके थे कि इस वंश की दो श्रृंखलाएं चली। एक थी यूथिडेमस वंश और दूसरा यूक्रेटाइड्स वंश। यूक्रेटाइड्स वंश की शासन सत्ता का संस्थापक यूक्रेटाइड्स ही था और यूक्रेटाइड्स ने डेमेट्रियस प्रथम के समय लंबे समय तक बैक्ट्रिया से उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर बैक्ट्रिया में अपनी शासन सत्ता को स्थापित कर लिया और उसके पश्चात उसने भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत की तरफ साम्राज्य विस्तार के लिए रुख किया और उन्होंने यूक्रेटाइड्स ने डेमेट्रियस के उत्तराधिकारियों से संघर्ष कर भारतीय भूभागों में भी अपना प्रभाव और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कपिशा और गांधार के रीजन उसके अधिकार क्षेत्र में थे। इस क्षेत्र से उसके अनेक सिक्के भी मिले हैं। इसके पश्चात इस वंश का शासक हुआ हेलियोक्लिस। हेलियोक्लिस यूक्रेटाइड्स के पुत्र थे और उन्होंने अपने पिता की हत्या कर शासन सत्ता पर कब्जा किया। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वो संभवतः हेलियोक्लिस के संभवतः अपने पिता यूक्रेटाइड्स के साथ एक संयुक्त शासक रहा होगा। लेकिन अपने पिता के पश्चात हेलियोक्लिस को पार्थियन और शक शासकों से संघर्ष का सामना करना पड़ा। हेलियोक्लिस ने काबुल घाटी और भारत पर अपना प्रभाव बनाने का प्रयास किया और इस क्षेत्र में से डेमेट्रियस के उत्तराधिकारियों से संघर्ष का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने पेरिप्निसडाई से झेलम तक के क्षेत्र पर अपने अधिकार कर लिया होगा, क्योंकि हेलियोक्लिस के सिक्के इस भूभाग से मिलते हैं। इसके पश्चात इस वंश के प्रमुख शासक एंटियोक्लिड्स हुए। यूक्रेटाइड्स वंश के महत्वपूर्ण शासक थे और इनके समय ही हमें एक अभिलेख बेसनगर या विदिशा से मिला है। इस अभिलेख एक गरुड़ स्तंभ पर खुदा हुआ है और इसके अनुसार तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस, जिसे महाराज एंटियोक्लिड्स ने अपने राजदूत के रूप में भारतीय राजा काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में भेजा था, ने भागवत वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई। भागभद्र की पहचान शुंग शासक भागवत से की गई है और कह सकते हैं कि ये भागवत धर्म के प्रचार प्रसार, तत्कालीन संस्कृति, तत्कालीन समाज के विषय में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। एंटियोक्लिड्स अपना प्रभाव पश्चिमी और पूर्वी गांधार में बनाए रखने में सफल रहा और उस समय के इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण नगर कपिशा, पुष्कलावती और तक्षशिला पर भी उसका नियंत्रण बना रहा। इसके पश्चात जो शासक हुए वे थे लेसियस और हर्मियस। हर्मियस संभवतः यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक था। उसके शासनकाल में उसकी सत्ता ऊपरी काबुल घाटी तक सिमट कर रह गई और पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र पर शक, पार्थियन और कुषाणों का दबाव अब बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में धीरे धीरे यूक्रेटाइड्स वंश की सत्ता लगभग समाप्त प्राय हो गई और बाद में कुषाण नेता कुशुलकटफिसिस ने पहले तो हर्मियस को अपने अधीन कर लिया और बाद में इस भूभाग पर अपने राज्य की स्थापना की या अपने राज्य का विस्तार किया। अब इसके यूक्रेटाइड्स वंश के पश्चात महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है हिंद यवन शासन सत्ता का भारत में प्रभाव या भारतीय संस्कृति, समाज और राजनीति पर प्रभाव। राजनीति पर प्रभाव हम विगत कई व्याख्यानों में चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से भारत में राजनीतिक विखंडन का समय चल रहा था। मौर्योत्तर युग में किस प्रकार से शुंग वंश ने एक साम्राज्य की स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन फिर किस प्रकार से हिंद यवन शासकों से उनके संघर्ष हुए। और यदि हम हिंद यवन शासकों की बात करें तो वहाँ भी वही बात चरितार्थ होती है कि शेल्यूकस की मृत्यु के पश्चात मध्य एशिया में किस प्रकार घटनाक्रम चेंज हुए और वहाँ भी राजनीतिक विखंडन का दौर चला और किस प्रकार से नवीन नवीन वंश और नवीन नवीन राजनीतिक शासन सत्ताएं अस्तित्व में आई और किस प्रकार उन्होंने
अपनी अनेक राजनीतिक परिस्थितियों के चलते भारत की तरफ अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए रुख किया और पश्चिमोत्तर भारत में से लेकर मध्य भारत तक किस प्रकार अपना प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ाया, और जो शक्तियाँ या जो शासन सत्ताएं भारतीय भूभाग में अस्तित्व में थी किस प्रकार से वो उनका प्रतिरोध कर रही थी। तो इस दोनों जो चीज़ें हैं राजनीतिक अगर प्रभाव की हम बात करें तो ये प्रभाव स्पष्ट होता है कि मौर्योत्तर काल में राजनीतिक विखंडन का जो युग था या सेल्यूकड के पश्चात मध्य एशिया में जो विखंडन का युग था, उसके पश्चात आपसी इंटरेक्शन या एक दूसरे के साथ में राजनीतिक और सैन्य संघर्षों की शुरुआत इस युग में हुई जो आगे से आगे बढ़ा। लेकिन इस सब प्रक्रियाओं के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण और योग्य शासक और उनकी शासन सत्ता भी अस्तित्व में आई, चाहे हम पुष्यमित्र शुंग की बात करें चाहे हम मेनेंडर की बात करें। इस राजनीतिक प्रभाव के साथ साथ हम दूसरे प्रभाव की भी बात करेंगे जो था सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हालांकि ये अभी भी बहुत सी साक्ष्य और स्रोतों की मांग करता है और इस विषय पर बहुत शोध किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इस समय भारत और हिंदी यवन शासकों के आपस में राजनीतिक और सैन्य संपर्क से सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क भी दोनों सभ्यताओं में बहुत अधिक बढ़ा, सिकंदर के समय से भी अधिक बढ़ा। एक और जहाँ यूनानी भारतीय धर्म से प्रभावित हुए तो दूसरी तरफ भारतीयों ने यूनानियों से कला, विज्ञान, मुद्रा, ज्योतिष आदि के विषयों पर बहुत कुछ सीखा। जैसा हम अभी विगत लेक्चर्स में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से मेनेंडर बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ या किस प्रकार से हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपनाया और गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई, तो ये दोनों ही संस्कृतियों में आपसी इंटरेक्शन को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि हिंद यवन शासक भारतीय सभ्यता, समाज और संस्कृति से प्रभावित हो रहे थे। दूसरी ओर जब हम भारतीय सभ्यता, समाज और संस्कृति की बात करते हैं तो वहाँ भी स्पष्ट यूनानी प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि एक और कला में गांधार शैली की नींव इस युग में पड़ी, तो दूसरी ओर मुद्राओं के निर्माण की विधि पर यूनानी जो विधियाँ थी या प्रविधियाँ थी उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और इस अनुकरण पर आगे बहुत से सिक्के ढाले गए। इंडो ग्रीक शासकों ने ही अपने सिक्कों पर सर्वप्रथम लेखों को उत्कीर्ण कराया था। तो इस प्रकार से मौद्रिक जो संस्कृति थी या मौद्रिक जो विज्ञान था उस पर काफ़ी अधिक भारतीयों ने यवनों से सीखा। ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारत ने यूनान से काफ़ी प्रेरणा ली। भारतीय ग्रंथों में ज्योतिष के 5 सिद्धांत मिलते हैं: पैतामह, वशिष्ठ, सूर्य, पौलिश और रोमक। अब जैसा कि नामों से या भाषा से स्पष्ट होता है कि पौलिश और रोमक शब्द यवन संपर्क की परिणति प्रतीत होती हैं, और ऐसा लगता है कि रोमक के संबंध में वराहमिहिर ने जिन नक्षत्रों के नाम गिराए हैं वे यूनानी ज्ञान और सभ्यता से प्रभावित हो सकती हैं। वराहमिहिर के होरा विषयक ज्ञान, जिसका संबंध कुंडलियों से है, के ऊपर भी यूनानी खगोल शास्त्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारतीय ज्योतिष में प्रचलित अनेक शब्द जैसे केंद्र, हारिस, लिप्त, द्रक्कन आदि यूनानी भाषा से लिए गए प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस और भारतीय चिकित्सा शास्त्री चरक के सिद्धांतों में अनेक समानताएं दिखाई देती हैं। दर्शन के क्षेत्र में भी भारतीय और यूनानियों में अनेक समानताएं दिखाई देती हैं। जैसे यवनिका शब्द का नाटक में जो पर्दा गिरता है उसके लिए यवनिका शब्द का
इस्तेमाल किया जाता है। वहीं संस्कृत के शब्दकोश में शाही, कलम, फलक आदि जो शब्द मिलते हैं, तो संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं ये यूनानी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित शब्द रहे होंगे। व्रत कथा मंजरी में यवनों को दक्ष शिल्पी माना गया है और कह सकते हैं कि जिस प्रकार ज्योतिष के क्षेत्र में सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन, कैलेंडर का ज्ञान, ग्रहों का नामकरण आदि पर प्रभाव दिखाई देता है, वैसे ही हो सकता है शिल्प के क्षेत्र में भी, जिसमें हम गांधार शैली का तो अभी निर्माण कर रहे थे, जहाँ की यूनानी ढंग से भारतीय विषयों को व्यक्त किया गया है, जो उसकी विशेषता है। तो ये भी भारतीय और हिंदी यवन शासकों के भारतीय सभ्यता और समाज पर प्रभाव को दिखाता है या दर्शाता है। भारत और यूनान के बीच व्यापारिक संपर्क भी इस काल में काफ़ी बढ़े। पेरिप्लस ऑफ एरिथेंसी इस संबंध में अनेक विवरण और चर्चाएं प्रदान करता है, हालांकि इनकी अन्य साक्ष्यों और सोर्सों से पुष्टि किया जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज और संस्कृति में जो राजनीतिक और सामरिक संघर्ष हुए हिंदी यवन शासकों और भारतीय शासकों के बीच, उसके परिणाम स्वरूप आपस में सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान काफ़ी हुआ। बहुत से क्षेत्रों में हिंदी यवन संस्कृति पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। बहुत से क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति ने हिंदी यवन संस्कृति से काफ़ी कुछ ग्रहण किया और सीखा। तो इन सारी चीज़ों पर और अधिक साक्ष्यों के प्रकाश में शोध किए जाने की आवश्यकता है, परंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों ने काफ़ी हद तक एक दूसरे को प्रभावित किया। धन्यवाद।